लेक्चर 68 स्टार्ट करते हैं। कल यहां पे बात खत्म की थी डिस्काउंट में, बुक्स ऑफ सेलर पहले करवा दी थी क्योंकि स्काई वाले सवाल में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। खैर हुआ तो वो फिर भी नहीं होना आपसे, ठीक है, लेकिन पहले सेलर प्लीज खामोश हो जाएं। पहले सेलर की किताबों के अंदर हमने ये बात कर ली थी कि 100 रुपए की चीज थी, हम लेने गए उससे चीज, हमने कहा यार इतनी ज्यादा चीजें खरीदने आए हैं और डिस्काउंट दे दो, उसने कहा 5% माफ किया, ठीक है। तो 5 रुपए को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ये बल्क क्वांटिटी पर भी मिल जाता है, ओल्ड बिजनेस रिलेशन, कोई ब्लड रिलेशन हो उसके ऊपर भी मिल जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री हमारी किताबों में नहीं होती, बल्कि हम इसको नेट करके नेट फिगर से अपनी अकाउंटिंग में कहानी शुरू करते हैं। भाई इसके पीछे छुप के ना बैठो, आप थोड़ा सा इधर होके बैठो, ग्लासेस वाले भाई, मास्क वाले थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा दूर होके बैठो, ठीक है ना, इससे दूर हो जाओ, ठीक है। अच्छा, अब 95 से कहानी शुरू हुई सेलर की किताबों में। तो उधार पर चीजें बेची हैं, उधार पर बेची हैं, तो सेलर क्या एंट्री पास करेगा? उधार पे चीजें बेची हैं तो सेलर क्या एंट्री पास करेगा? डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। कहानी शुरू हुई कहां से हुई? 95 से, ठीक है। यकम जनवरी 20 को ये एंट्री पास हो गई। अब सेलर ने कहा, पैसे भी चाहता है कि जल्दी आ जाए, तो सेलर ने कहा कि अगर तुम 20 दिन के अंदर अंदर आ गए ना तो तुम्हें 10% बनता था, 9.5 मैंने कल कह दिया था, 10 कर लो इसको, ठीक है ना। अगर 20 दिन के अंदर अंदर आ जाते हो तो तुम्हें 10 रुपए और माफ कर दिए जाएंगे। और वो भाई साहब 15 को पैसे लेकर आ गए। अब घर से लेकर ही कितने आएगा? 85 रुपए, क्योंकि 10 तो उसको माफ हो जाने हैं। लेकिन हम अपना रिसीवेबल कितने से खत्म करेंगे? 95 से। क्यों? हमारा हक था टू रिसीव 95, लेकिन हमने इस हक को 85 लेकर खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो 95 आना था, 85 आया, कम आया। ज्यादा आने थे, कम आए। ज्यादा पैसे आने थे, कम आए, तो नुकसान हो गया। बोलो, नुकसान हो गया। नुकसान को कहते हैं एक्सपेंस। तो एंट्री बनती थी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 10 से डेबिट, ठीक है। एसेट ये कैश 85 से डेबिट, डेटर 95 से क्रेडिट, ये 10 का नुकसान डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन IFRS 15 ने आकर कहा है कि आप इसको इस तरह से ना किया करें। असल में ना इस तरह से आप कर क्या रहे होते हैं, आप सेल रिकॉर्ड करते हैं फेस के ऊपर 95 की, फिर नीचे जाकर आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में जाके डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस 10 का। तो ये ना आप सही नहीं करते, यूजर को आप मिसगाइड कर रहे हैं। यूजर देखेगा तो कहेगा 95 की सेल है, 95 की नहीं है। तो दरअसल कहानी ये है कि 95 माइनस 10 फिर 85 की ही सेल हुई ना। तो यूजर को मिसगाइड ना करें, आप सेल्स को ही नेट कर लिया करें। ये नया स्टैंडर्ड IFRS 15 जब आया उसने फिर ये एप्लीकेशन उसकी जब चीजों की कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड से ही एंट्री सोचा करें, बेशक जैसे बच्चों ने पहले पढ़ी हुई है, लेकिन बस ये एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड करने की बजाय हमने इसको सेल्स में से नेट कर देना है। अब भाई ठीक है, ये बात समझ आई है। अब एंट्री क्या बन गई? एंट्री क्या बन गई जी? बोले बोले बोले। कैश डेबिट 85 से सेल्स डेबिट। एक्सपेंस को बढ़ा लो या इनकम को कम कर लो, बात तो एक ही है। तो सेल्स डेबिट होने का मतलब सेल्स का कम होना है ना, ठीक है। तो ये अब अच्छा, ये वैसे इकट्ठी एंट्री है, कंबाइन एंट्री की हुई है। इसको अगर अलग अलग करें तो डिस्काउंट की एंट्री कैश डिस्काउंट, इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। क्या कहते हैं जी? कैश डिस्काउंट या सेटल। अगर इस एंट्री को तोड़कर मैं करूं तो एंट्री इस तरह से बनेगी, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट 85 से, और दूसरी एंट्री होगी सेल्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट 10 रुपए से, ठीक है। ये अगर तोड़ के एंट्री करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं डिस्काउंट की एंट्री, कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या है, तो आप कह सकते हैं डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, या बेहतर अब वाला ट्रीटमेंट, ठीक है। वो तो याद रखने के लिए कह सकते हैं ये क्या है जी? डिस्काउंट की एंट्री है सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। तोड़ के अगर करें तो ये सारी डिस्काउंट की एंट्री थोड़ी है, इसमें तो कैश भी आ रहा है, डेटर भी जा रहा है, डिस्काउंट तो सिर्फ 10 रुपए ही मिला है, दिया है हमने, ठीक है। तो सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री अगर अलग करना चाहें तो वो क्या बनेगी? सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, वो जो पहले कहते हैं डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, ठीक है। और सही है। अच्छा, अब असल में तो पहले बायर की किताबें देखनी थी, लेकिन कल मैंने पार्ट 2 करवा दिया था, पार्ट 1 आज करते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बायर, भाई जिसने एक ने बेचा है तो दूसरे ने खरीदा है, फर्क क्या है, ठीक है। उसने 95 का बेचा है, इसने 95 का खरीदा है, तो ट्रेड डिस्काउंट इसकी किताबों में भी आने से पहले माइनस हो गया। 95 से कहानी शुरू होगी, एंट्री करेगा बायर अपनी किताबों में। आप बताएं, खरीदार, खरीदने वाला क्या करेगा? परचेजेस डेबिट। अगर फिक्स एसेट खरीदा था तो वो फिक्स एसेट डेबिट कर देता, ठीक है ना। तो गुड्स हैं, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर, कैश नहीं भाई, क्रेडिटर, उधार पर खरीद। उसने उधार बेची, इसने कैश में खरीद ली, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट 95 से, कहानी यहीं से शुरू हुई, ठीक है। अब उसने कहा 20 दिन में आ जाओ, ये 15 को निकल पड़ा। उसने कहा था 20 तक आ जाओ, ये 15 को निकल पड़ा। घर से कितने पैसे लेकर निकलेगा?
85 लेकर जाएगा, 95 नहीं लेकर जाएगा। लेकिन साथ ही क्या खुशी खुशी कहेगा, लायबिलिटी तो 95 की खत्म हो रही है, ठीक है। तो 10 रुपए का इसको मिल गया डिस्काउंट, तो इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब IFRS 15 ने इसको कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर अब अकाउंटेंट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिर इसको भी परचेजेस में क्रेडिट कर दो, एक जैसा ही ट्रीटमेंट रखो। फिर इनकम बढ़ाने की बजाय एक एक्सपेंस को कम कर लो, बात तो वही है, इनकम बढ़ाने की बजाय एक एक्सपेंस को कम कर लो, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एंट्री होगी ना कॉम्बाइंड एंट्री नहीं, हम अलग अलग एंट्री अगर करें तो अलग अलग एंट्री क्या बनती है, ताकि डिस्काउंट की अलग से एंट्री मैं निकाल लूं जी। सबसे पहले तो कैश पे करने की एंट्री लिखवा दो। कैश पे करने की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 85 से, ठीक है जी। और बाकी के 10 रुपए की एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, जिसको आप पहले इनकम कहा करते थे, ठीक है, ये क्रेडिट 10 रुपए से, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की एंट्री क्या है अब, तो आप कहेंगे जी क्रेडिटर डेबिट परचेजेस। एक्सपेंस को ही कम कर लो, इनकम रिकॉर्ड ना करो, बल्कि परचेज एक्सपेंस ही होता है ना, परचेज की अमाउंट को ही कम पे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ठहर जा भाई, ठहर जा फोटोग्राफर, ठहर जा। अब अगर हम इसकी समरी बनाएं तो समरी कुछ यूं बनती है। डिस्काउंट्स दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट जिसे बार्गेन डिस्काउंट भी कहते हैं, ये मिलता है बल्क क्वांटिटी पे, ओल्ड बिजनेस रिलेशन वगैरह पे, ठीक है। और इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती किताबों में, बल्कि जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग स्टार्ट ही कहां से होती है, फ्रॉम द फिगर विच इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरी तरह का डिस्काउंट होता है जी कैश डिस्काउंट, इसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, अर्ली पेमेंट की वजह से ये मिलता है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी से कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जर्नल एंट्री पास की जाती है। इन केस ऑफ सेलर एंट्री होती है सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, इन केस ऑफ बायर एंट्री होती है क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट। सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री अलग की हमने, ये है फुल फ्लेज स्टोरी डिस्काउंट की, जो पेंडिंग थी हमारी, शुरू में कहा था कि करेंगे और फिर कर लिया इसको। समझ आ गई? सेटलमेंट डिस्काउंट को हमने परचेज में से लेस ही किया, हाँ फिक्स, अब फिक्स एसेट में से भी करना चाहिए हमें इस चेंज के बाद। अब सेटलमेंट डिस्काउंट पुराना सोल्यूशन अब पुराना रहने दें, अब खत्म हो गया, फिर अब आईकेप भी अपने सोल्यूशंस को चेंज करेगा, कर भी रहा है, ठीक है। तो अब आप करेंगे सेटलमेंट डिस्काउंट को भी माइनस। क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना, दो कुछ सवाल हैं भाई साहब, दो कुछ सवाल हैं, उधर आइडेंटिफाई कर लेना, फिर मुझे बताना, फिर उसके ऊपर बच्चों को बताकर डिसाइड कर लेंगे जी। सही है, चलें आगे। अच्छा जी, अब रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में आपके साथ थोड़ी सी बात करनी है, जिसके बाद रेक्टिफिकेशन के मेरी तरफ से कॉन्सेप्ट सारे पूरे हो जाने हैं। और वो स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सवाल तकरीबन एक एडजस्टमेंट आखिरी रह गई थी, शायद आपकी क्लास में हो जाए, शायद आपकी क्लास में भी रह जाए, ठीक है। तो स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कर लिया है। उसके बाद मैंने जो एक सवाल होमवर्क में और था जीटा, उसके अंदर दो सवाल और ऐड कर दिए हैं आपके होमवर्क में, जो आप कल संडे लगाओगे, खपोगे, आधे पे ज्यादा समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन आप आज देख लेंगे जब मैंने स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल आपको करवाना है कि हर सवाल की हर एडजस्टमेंट, जो मेन सवाल है, मुश्किल सवाल है, असल में ये 4-5 सवाल कर लें तो सारी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज तकरीबन इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो मैं हर सवाल की हर एडजस्टमेंट को आपसे डिस्कस करूंगा, बगैर किसी एडजस्टमेंट को डिस्कस किए हमने नहीं छोड़ना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको देने इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा खप खूब के आए, आप थोड़ा समझ के आए, आप थोड़ा सा, जैसे आपने स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्राई किया होगा, कितने बच्चों ने ट्राई किया, अच्छा, और जीटा को भी ट्राई किया होगा, ऐसे ही है 16, वो नहीं किया, अच्छा, कोई आधा को सही हो गया था ये स्काई, तो आधा भी बहुत है, खैर इतना भी नहीं होना चाहिए था, सारा डिस्कस फिर भी करेंगे हम, ठीक है। लेकिन आज एक बात कर लें, सस्पेंस का कॉन्सेप्ट आपको देना है, लेकिन सस्पेंस के कॉन्सेप्ट से पहले आपको ये बात बताना जरूरी है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते। और अगर इस सारी बात की बॉटम लाइन बताऊं ना, कौन से एरर्स होते हैं, तो सादा सी बात है, जिन एरर्स में, यानी एरर क्या होता है, रॉन्ग एंट्री कहते हैं ना, जिन एरर्स में डेबिट, और या तुम पढ़ लो, तुम देख लो, जरा देख लो कि मैं पढ़ा रहा हूं जो गलत या सही, ठीक है। वो सवाल खोल के बैठा हुआ है पास पेपर का, यार जब डिस्कस होंगे पास पेपर तब उनको देख लेंगे ना बेटा, अभी अहम बात है ज्यादा। आपकी ये चैप्टर का स्टार्ट है, करेक्शन ऑफ एरर का स्टार्ट जहां से हो रहा है ना, चैप्टर का, ये इस वक्त मैं उधर पहुंच चुका हूं,
और ये पेज नंबर 147 होगा आपका, लेकिन आपने फिलहाल उसको नहीं देखना, कोई जरूरत नहीं आपको देखने की, बस पहुंच जाए उस सफे पे और उल्टा के रखने किताब को 147। अच्छा जी, तो भाई मैं कह रहा हूं कि बॉटम लाइन क्या है, वो एरर्स ट्रायल के फेज से कभी नहीं पकड़े जाते जिन एरर्स में रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर हो। सादा सी बात है भाई, डेबिट भी क्रेडिट भी सेम है। तो देखो मिसाल के तौर पे आपने रिपेयर डेबिट करना था, आपने फर्नीचर डेबिट कर दिया, तो रिपेयर का लेजर क्लोजिंग डेबिट साइड पे जाना था ट्रायल में, फर्नीचर का भी क्लोजिंग डेबिट चला जाना है ट्रायल में, ठीक है। कैश क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हो गया, दोनों तरफ कोई फर्क ही कोई नहीं है, बैलेंसेस क्लोजिंग लेजर में जो जाने हैं। जब डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए तो ट्रायल के फेज से ये गलती पकड़ी ही नहीं जाती, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस कौन कौन से टाइप के एरर्स हैं, मैं जिसमें एक बोल भी गया अभी बातों बातों में, कौन कौन से टाइप के एरर्स हैं जो ट्रायल के फेज से पकड़े नहीं जाते, तो उनमें सबसे पहला है जी एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं एक काम जो हुआ ही नहीं सिरे से। आपने फ्लैट पे हॉस्टल में चाय बनाई, चीनी डालना ही भूल गए, क्या करना चाहिए, डाल देंगे चीनी। अम्मा ने घर पे गए छुट्टियों पे दाल बनाई, नमक डालना भूल गए, उनको कहना कुछ नहीं, चुप करके नमक उठाना है और डाल देना, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या है, जो होना था काम वो नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं समझ आएगा एग्जाम्पल से। आपने ये एग्जाम्पल्स आपके में सोल्यूशन लिखे हुए हैं, ये मैंने सोल्यूशन मिटाए हैं आपकी क्लास में आने से पहले, ठीक है ना, ये आपके लिखे हुए हैं, इसलिए आप इसको नोट भी नहीं करें, सिर्फ समझते रहें, ओके, बुक पे देखने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर उमर फॉर 3700 ऑन क्रेडिट। आगे मत पढ़ो, यहीं पर रुक जाओ और रुक कर ओरिजिनल एंट्री कर लो जी। उमर ने चीजें बेची हैं उधार पे, एंट्री उमर को बेची है, सॉरी, डेटर उमर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 3700 से। अच्छा जी, और कह रहे हैं एंड द अकाउंटेंट ओमिटेड टू रिकॉर्ड, हो रॉन्ग एंट्री क्या हुई, ना कुछ डेबिट हुआ ना कुछ क्रेडिट, कुछ हुआ ही नहीं, तो डेबिट क्रेडिट तो फिर भी बराबर है ना, जीरो से डेबिट जीरो से क्रेडिट तो बराबर है। तो रॉन्ग एंट्री के अंदर अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर हो तो फिर ये ट्रायल में पकड़ी नहीं जाती एरर। बहरहाल इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे, ओरिजिनल जो होना था रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर वही कर लो, चीनी भूल गए थे डाल दो, ठीक है। ये टेस्ट वाली हैं जी, बिल्कुल भाई कह रहे हैं टेस्ट में भी तो ऐसा ही था, टेस्ट में भी तो ऐसा ही था कि जो एंट्री होनी है वो नहीं हुई तो कर लो, तो आसान है ये, तो उल्टा ये तो आसान है कि आप जो है वो ओरिजिनल रॉन्ग भी ना पास करो, डायरेक्ट रेक्टिफाइंग पास कर रहे हो, सुकून ही सुकून है, ठीक है जी। तो जो होना था वो नहीं हुआ, एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं जी सब हेड की गलती को। किसको जी, सब हेड की गलती। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे एक एक्सपेंस है रिपेयर और एक एक्सपेंस है रेंट। रिपेयर एक्सपेंस आप गलती से रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर गए, तो मेन हेड तो एक्सपेंस ही रहा ना, सब हेड रेंट की बजाय रिपेयर या रिपेयर की बजाय रेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेन हेड की गलती नहीं हुई, रहा तो एक्सपेंस में ही, लेकिन गलती से किसी और एक्सपेंस के अंदर हमने उसको डेबिट कर दिया, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, डेबिट क्रेडिट तो फिर बराबर है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट जब तक नहीं बदलेगा, और आज वो वाला एरर भी देखेंगे और ट्रायल में फर्क भी देखेंगे और सस्पेंस भी आएगा और इंशाल्लाह जाएगा भी ऐसे ही जैसे आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर लगेगी उस तक पहुंचने के लिए, ये जरूरी है। ये आईकैप 2-3-4 दफा पूछ चुका है सिर्फ ये वाले टाइप्स एरर के, कौन कौन से टाइप्स हैं जो ट्रायल के फेस से पकड़े नहीं जाते, जरा बताना भाई, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है ना। तो हाँ जी मुझे पता है, सुन ले अब। एरर ऑफ कमीशन, एग्जाम्पल, रेंट पेड ऑफ 5700, आगे ना जाओ, पहले ओरिजिनल एंट्री बताओ। एंट्री होनी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 5700 से। अब पढ़ो जी क्या हुआ, had wrongly been debited to रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो गया 57 से। तो देखो भाई रहा तो एक्सपेंसेस में ही ना, लेकिन गलती तो है। अब अगेन रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं, ट्रायल के फेज से इसने नहीं पकड़े जाना, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे जी, रेंट डेबिट होना था नहीं हुआ, कर लें। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। रिपेयर गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें, ठीक है जी। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। तीसरी टाइप है एरर की, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं मेन हेड की गलती को। किसको जी, मेन हेड की गलती को। मेन हेड में गलती हो गई, क्या मतलब, ये तो मैंने आपको बताया भी था जब फिक्स एसेट की रेक्टिफिकेशन शुरू, जिस दिन रेक्टिफिकेशन शुरू कर रहे थे, तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक रेवेन्यू एक्सपेंस रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया। क्या मतलब, रिपेयर है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया, एंट्री करनी थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कर गए एसेट डेबिट, या एंट्री करनी थी एसेट डेबिट, कर गए एक्सपेंस डेबिट। तो एक्सपेंस और एसेट दो अलग अलग हेड्स हैं, मेन हेड की ही गलती हो गई, ठीक है। लेकिन डेबिट क्रेडिट एंट्रीज में बराबर ही हैं। एग्जांपल है आपकी किताब में,
रेंट पेड ऑफ 1700 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर। एंट्री होनी चाहिए थी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, गलती से कर गए फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी। तो देखो मेन हेड की गलती हो गई है, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय एसेट रिकॉर्ड कर गया। मेन तो 5 हेड्स ही है ना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंस। ठीक है, तो मेन हेड पहले क्या था, एक्सपेंस ही था, एक्सपेंस दूसरा भी एक्सपेंस था, बस सब हेड की गलती थी, रेंट की बजाय रिपेयर बन गया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेन हेड की ही गलती होगी, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। लेकिन अगेन रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है, ट्रायल के फेस से इसने को नहीं पकड़े जाना। करेक्शन कैसे करोगे जी, रेंट डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर दें, कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें, और फर्नीचर गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए इसको क्रेडिट कर लें। ठीक है जी। सेकंड लास्ट है जी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए की सेल की उधार पे, तो एंट्री बनती थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 रुपया, लेकिन गलती से आप अकाउंटेंट 10 रुपए लिख गया, हो जाता है ऐसे। ठीक है, या 100 की एंट्री थी 1000 लिख गया, पर दोनों साइड पे रखा उसने बराबर ही। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओरिजिनल एंट्री ही गलत होगी स्टार्ट पर। इसको ट्रांसपोजिशन एरर भी कह सकते हैं। ये ट्रांसपोजिशन एरर तो कहीं भी हो सकता है। ट्रांसपोजिशन कहते हैं कि जी 610 को 601 लिख गए, 790 को 709 लिख गए, 907 लिख गए, ये ट्रांसपोजिशन एरर होता है तेजी के अंदर। तो आपसे भी हो जाता है क्लास के अंदर बैठे। ठीक है ना, तो ट्रांसपोजिशन एरर तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बहरहाल एक एग्जांपल पढ़ के देखते हैं। ठीक है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री की एग्जांपल जी, ये क्रेडिट परचेजेस ऑफ 779 वॉज रिकॉर्डेड। ये गलती बाद में देखा करो, पहले ओरिजिनल क्रेडिट परचेजेस है तो एंट्री होनी है परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट 779 जी। क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड कर दी बोथ अकाउंट्स में, दोनों जगह। अगर ये बराबर ना हो फिर तो सस्पेंस की तरफ चले जाएं हम। बोथ अकाउंट्स के अंदर ये एंट्री हुई, सेम अमाउंट नहीं रही, बस परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट गलती से कर गए 797 से। तो भाई एरर ओरिजिनल एंट्री के वक्त ही एरर हो गया, लेकिन इस रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर है, ट्रायल के फेस से तो इसने पकड़ा नहीं जाना। करेक्टिंग एंट्री कर लेते हैं। परचेज एंड डेबिट होना था 779 से, हो गया 797 से, ज्यादा क्रेडिट हो गया, सॉरी ज्यादा डेबिट हो गया। तो सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो 797 माइनस 779 18, तो क्रेडिटर भी ज्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर दो 18। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन सिरे से भूल ही गए एंट्री करना। एरर ऑफ कमीशन सब हेड की गलती, एरर ऑफ प्रिंसिपल मेन हेड की गलती, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री करते हुए फिगर गलत दोनों जगह पर बराबर लिख दी हमने। ठीक है, और लास्ट इज कंपनसेटिंग एरर। कौन सा जी, कंपनसेटिंग एरर। इसकी एग्जांपल यहां पर नहीं है, तो कंपनसेटिंग एरर की एग्जांपल मैंने यहां पर पिछली क्लास में लिख दी थी। ठीक है, तो जी एग्जाम्पल है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 100 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज इन बोथ अकाउंट्स। ठीक है, क्या मतलब, एंट्री होनी चाहिए थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 100 से, गलती से कर गए परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल को गलती से क्रेडिट परचेज समझ गए। भाई देखो कंपनसेट कर दिया डेबिट ने, डेबिट को क्रेडिट ने। क्या मतलब, डेटर का 100 डेबिट जो था वो यहां से ट्रायल में जाना था, वो कंपनसेट हो गया परचेजेस के डेबिट से। सेल्स का क्रेडिट जो जाना था ट्रायल में इंपैक्ट इसका, वो कंपनसेट हो गया क्रेडिटर के 100 से। तो एरर है, लेकिन उसने कंपनसेट कर दिया, डेबिट और क्रेडिट को बराबर कर दिया, कोई मसला नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। डेटर डेबिट होना था 100 से, नहीं हुआ तो कर लीजिए। सेल्स क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई तो कर लीजिए। फिर परचेजेस गलत डेबिट हो गई हैं, सही करने के लिए क्रेडिट कीजिए इनको। क्रेडिटर गलत क्रेडिट हुए हैं, सही करने के लिए डेबिट कर लीजिए इनको। ठीक है, ये है कंपनसेटिंग एरर। अगेन रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ठीक है, ये एक एग्जांपल नहीं थी। तो बेटा ट्रांसपोजिशन का मतलब मैंने ये कहा कि यही एंट्री जो है आपने 100 की बजाय 1000 से कर दी होती, तो ट्रांसपोजिशन एरर तो मैंने कहा कहीं पे भी हो सकता है। ये जितने एरर्स पड़े हैं इनके अंदर क्या हुआ जी, एरर ऑफ कमीशन, सिरे से भूल गए तो चलो छोड़ दो, इसमें तो नहीं हो सकता। एरर ऑफ कमीशन सब हेड की गलती है। 700 का रिपेयर था, आपने गलती से 700 का रेंट नहीं बनाया बल्कि 7000 का रेंट बना दिया, लेकिन दोनों अकाउंट्स में बराबर रखा। ट्रांसपोजिशन कहीं भी हो सकती है बेटा, वो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर ट्रांसपोजिशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेम ही लग रहे हैं, इसलिए मैंने अलग नाम भी नहीं लिखा उनका।
इसलिए मैंने 5 एरर्स लिखे हैं, वहां पे चाहे 6 लिखे हुए हैं, मैंने 5 एरर्स गए हैं और मैंने कहा ट्रांसपोजिशन में से कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है, इसलिए उसको अलग से नहीं याद रखना जी। 1 मिनट, तो ये 5 एरर्स हैं जो ट्रायल के फेस से पकड़े नहीं जाते। देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ एरर विच आर नॉट आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द फेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से हैं जी? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री और कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात सुने फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारी तरतीब ये है, ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग हम करते हैं एक ही सफे के ऊपर आमने सामने। अब सवाल जहनों में आ सकता है कि पर्चे में क्या करेंगे, पर्चे में तो शीट के आसपास जो है वो बॉर्डर भी पड़े होते हैं, जगह इतनी नहीं होती कि तीनों कॉलम्स बन सके, तो क्या करेंगे, बड़े ध्यान से सुन लें क्या करना है। रिक्वायरमेंट हमेशा होती है रेक्टिफाइंग एंट्रीज करना, ओरिजिनल रॉन्ग एंट्रीज करना ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई इसके बगैर कर सके तो बेशक करे। ध्यान से सुन लें, फिर सवाल दोबारा दोबारा ना किया करें ऐसे, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी। रेक्टिफाइंग एंट्रीज मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये क्या करेंगे, पर्चे में अगर आ जाए करेक्शन का सवाल, तो आपने पहले मेन सफे के ऊपर क्वेश्चन नंबर लिख के उधर हेडिंग देनी है रेक्टिफाइंग एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, जो भी नाम लिख दें। यानी कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज के लिए पहला सफा छोड़ देना है और अगले सफे पे वर्किंग की हेडिंग देनी है और ओरिजिनल और रॉन्ग वहां पर आपने लिख लेनी है। एक तो वो वर्किंग में आ गई, 2 कॉलम बन जाएंगे, थोड़ा छोटा भी हो जाए एरिया तो आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं क्योंकि वो तो वर्किंग्स है। और ओरिजिनल रॉन्ग से रेक्टिफाइंग बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो पर्चे में क्या करेंगे आप, पर्चे में मेन सफे पे आप ओरिजिनल रखेंगे, उसके बाद रॉन्ग और रेक्टिफाइंग अगले सफे पर वर्किंग में जाके आपने कर लेना है। ओरिजिनल गलत क्या गया, मेन सफे पे रेक्टिफाइंग एंट्रीज रखनी है और दूसरे पे ओरिजिनल और रॉन्ग, ओरिजिनल और रॉन्ग से आपने रेक्टिफाइंग बना लेनी है मेन सफे के ऊपर आके, ठीक है जी, वर्किंग दूसरे सफे से। हाँ जी, क्वेश्चन यहां से आने लगा था बेटा, कैसे सेम लग रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर? बेटा प्रिंसिपल का तो मेन हेड की गलती है, यहां पे तो कोई मेन हेड की गलती मुझे नहीं लग रही। मतलब एक एक्सपेंस था, उसको इनकम रिकॉर्ड कर ली, दूसरे एक एसेट पर लायबिलिटी कर ली, आपको तो ये तो सारा कुछ ही हो रहा है। कंपनसेटिंग एरर में बस एक एग्जांपल है, बस नाम लिखना है हमें, ठीक है। एक एग्जांपल है कि जी ये कंपनसेट कर रहा है, एक डेबिट क्रेडिट ने दूसरे डेबिट क्रेडिट को कंपनसेट कर दिया, डेबिट क्रेडिट कुछ और होना था, डेबिट क्रेडिट कुछ और हो गया, लेकिन कंपनसेट हो गए। तो एक एग्जांपल है बस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, कोई इसको आपको आइडेंटिफाई नहीं करवाएगा वैसे, बाय द वे, आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए कह सकता है कि कौन कौन से एरर्स हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन आपने बहरहाल हर सवाल की हर एडजस्टमेंट में अपने तरीके से ही करनी है। ओरिजिनल आपने पढ़नी है, रॉन्ग लिखनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब चलते हैं जी हम उस सवाल की तरफ जिस सवाल में कभी ऐसा हुआ था। ये पेज नंबर 149 है, लेकिन फिलहाल आप छोड़ें, 149 को ना ओपन करें, ठीक है। अच्छा जी, ये सिचुएशन है जी आपके सामने, एक ट्रायल है जिसका डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। अब कोई ऐसा एरर जरूर हुआ है जिसमें डेबिट और क्रेडिट एंट्री बराबर नहीं थी, तभी तो ट्रायल के फेस से ही नजर आ रहा है कि ट्रायल आउट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो अकाउंटेंट ने पता क्या करना है, अगर उसको ये एरर नहीं मिली और आपको मिलनी है, यानी कि आपके पर्चे में एडजस्टमेंट आनी है, तो अकाउंटेंट ने पता क्या करना है, अकाउंटेंट ने ये करना है 211,000 अच्छा जी, ये सवाल जरा सेम कर लिया ना मैंने, अब ये ऐसे है सवाल, ठीक है ना, गलती नहीं देखनी अभी आपने। ये सिचुएशन है जी, अकाउंटेंट क्या कह रहा है, योर डेबिट क्रेडिट तो बराबर नहीं है, किस तरफ कमी है, किस तरफ, बड़े ध्यान से देखना है अब, ये बड़े ध्यान से देखना है जी, किस तरफ कमी है, क्रेडिट। यानी अगर मैं क्रेडिट साइड पर कुछ बैलेंस डाल दूं, जितना फर्क है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कितना फर्क डाल, दोनों का डिफरेंस कितना है, चेक करें जरा, 342,500 और 211,000, 131,500 क्रेडिट साइड पर। तो अकाउंटेंट पता है क्या करता है, अकाउंटेंट आता है इधर और क्रेडिट साइड पे लिखता है 131,500 और कहता है पता नहीं यार अब ये क्या बला है, समझ से बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रही उसको, मतलब उसके दिमाग में एक सस्पेंस क्रिएट हो गया, पता नहीं ये क्या गलती है, तो उसने इसका नाम रख दिया सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेता है ये सस्पेंस, ठीक है। अब जब इधर 131,500 आता है तो ये बैलेंस कर देता है, ठीक है, दोनों बैलेंस होगी साइड्स, बोलो कितना आ गया, 342,500, ठीक है ना। ये कमाल नहीं किया इसने, ये मुसीबत डाल दी हमारे गले में, लेकिन ये इस अकाउंटेंट का ट्रायल है
जो नालायक अकाउंटेंट है, जो पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स होंगे, उनके तो ट्रायल से भी इसका वजूद हम खत्म कर देंगे, या वो अगर इस ट्रायल से बैलेंस शीट बनाएंगे तो उनकी बैलेंस शीट में सस्पेंस का वजूद नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो करेक्शन कर देंगे कोई एरर होगी तो उसकी। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, उसने ये कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया करता है अकाउंटेंट, ये करके ट्रायल बैलेंस करके कहता है ये पकड़े जी, वो हम कहते हैं यार ये क्या, कहता है मैंने पता होता तो मैं सस्पेंस लिखता पाया, नहीं समझ आ रही ना, नहीं समझ आ रही की करा, और ये ट्रायल नहीं मिलता अकाउंटेंट को, अक्सर ऐसा होता है नहीं मिलते, ये प्रैक्टिकली हो जाता है उसके साथ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आ गया, बस उसको नहीं समझ आ रही, सस्पेंस में डाल दिया। ठीक है, अब आपने जब इन्वेस्टिगेशन की तो आपको ये पता लगा क्या, अब क्रेडिट परचेज ऑफ 1/31/500, चुप चुप रुक जाओ, आगे मत देखो, क्रेडिट परचेज है तो फटाफट पहले ओरिजिनल एंट्री करो, क्या बनती है ओरिजिनल परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट 1/31/500। ठीक है, फटाफट हम अपनी ओरिजिनल एंट्री तो कर लेना, 1/31/500। ठीक है, अब हैज करेक्टली बीन पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट, उसने परचेजेस को डेबिट भी कर दिया करेक्टली, परचेजेस 1/31/500। अब अगर आगे चुप होता तो मैं क्रेडिटर को भी क्रेडिट कर देता, जैसे हमने आज तक सीखा हुआ है कि रॉन्ग एंट्री के जिस इंपैक्ट के बारे में हम जो सही अज्यूम करना है, बट वो कह रहा है बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू, कुछ क्रेडिट हुआ ही नहीं। पहली बार ऐसा देखा आपने कि डेबिट पे कुछ है, क्रेडिट पे कुछ नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ कि रॉन्ग एंट्री का डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है। ये जितनी एरर्स ये देखो, रॉन्ग एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर है, हालांकि सिफर 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 भी तो बराबर ही है, तो देख लें इधर। ठीक है, फिर रॉन्ग एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर, रॉन्ग एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर, रॉन्ग एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर। हमारी एग्जांपल आई थी इधर कहीं, रॉन्ग एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर, तो ट्रायल के फेस से पकड़ा नहीं जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि डेबिट, अच्छा जरूरी नहीं कि सिरे से ये ना आए, ऐसा भी हो सकता था कि 1/31/500 से परचेज डेबिट करता और क्रेडिटर को जो है वो 1/31/50 से कर देता, एक सिफर लिखना भूल जाता, तब भी डेबिट क्रेडिट बराबर ना होता, तब भी यही प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है, बात समझे हो, तो ये हमारा प्रॉब्लम आ गया जी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हमने कहना है जी परचेजेस ने डेबिट होना था, परचेजेस तो डेबिट हो चुकी तो कुछ भी ना करें, क्रेडिटर ने क्रेडिट होना था वो नहीं हुए तो उनको क्रेडिट कर लें 1/31/500 से। अब क्रेडिट जो नहीं हुआ था वो तो हमने कर लिया, अब डेबिट वाली जगह खाली है तो क्या करें, तो मजबूरी के दर्जे में एंट्री में हम लिखेंगे जिस सस्पेंस को अब डेबिट कर लें। तो ये नहीं करना आपने कि जिस जनरल एंट्री में आपको कुछ समझ ना आया वहां पे सस्पेंस लिख दो। ये देखो चारों निशाने चित हो चुके हैं, आप परचेजेस को डेबिट करना था कर चुके हैं, क्रेडिटर क्रेडिट होना था नहीं हुआ, आपने इसको जब लिखा तो आपको कुछ रास्ता और नजर ही नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आपने सस्पेंस को इस पे फेंक दिया, सस्पेंस डेबिट कर दिया। ठीक है, दूसरे एंड तक सस्पेंस को डाल दिया जब कुछ ना हो पाया तो। ठीक है, अब बड़ी तवज्जो से देखो रेक्टिफाइंग एंट्री कौन कौन से दो अकाउंट्स को हिट कर रही है, एक सस्पेंस को, दूसरा क्रेडिटर्स को। यानी ये दोनों अकाउंट्स जो ट्रायल में नजर आ रहे हैं, इस ट्रायल में तो नजर नहीं आ रहे, हमारे इस ट्रायल में जो मैंने बनाया था नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, ये 1/31/500 और क्रेडिटर है 17,000, ये दोनों के बैलेंसेस जो हैं ये अनएडजस्टेड हो गए एक तरह से। ठीक है ना, इनको रीओपन कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, रीओपन। अच्छा, अगर हम डेटर का लेजर रीओपन करते, कोई कहे कि ये लैंड एंड बिल्डिंग ये जी गलत है, इसमें कोई गलती है, सिखाया हुआ है, तो इसको अनएडजस्टेड कहते हैं। बोलो, हम एडजस्टेड लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे और इस 1 लाख को किस तरफ लिखेंगे, अनएडजस्टेड कैरी डाउन या एज पर ट्रायल। हम अगर लिखें तो हम ये 100 इस तरफ लिखेंगे। इस तरफ क्यों लिखते हैं जी, डेबिट नेचर का बैलेंस है ना, डेबिट साइड पे जो चीज पड़ी है रीओपन करोगे तो डेबिट साइड पे ही लिखोगे, और अगर कोई क्रेडिटर में गलती हो जाए तो उसको क्रेडिट साइड पे। ऐसे ही सस्पेंस कभी ये क्रेडिट साइड पे हुआ करेगा, कभी डेबिट साइड पे भी हो सकता है, अगर ये साइड हल्की होती ये हैवी होती तो। ठीक है, तो जिस तरफ ये पड़ा होगा रीओपन करते हो इसको उसी तरफ ही रखना है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड पर है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को जब रीओपन करते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे नजर आता है। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई दोनों आ जाओ, चलो शाबाश दोनों आ जाओ, चलो चलो चलो, सस्पेंस एज पर ट्रायल तुम क्रेडिट हो, एज पर ट्रायल तुम क्रेडिट हो 1/31/500। ठीक है, आप कहते हो जी ये वो अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिख लें, लिखो ना, मैं आपके लिए कह देता हूं, ट्रीटमेंट उसी तरह से होने लगा। एज पर ट्रायल तुम क्रेडिट हो, और डेटर्स सॉरी क्रेडिटर्स आप सही नहीं हो, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री ने हिट मारनी है तो आपने जाग जाना है, आपने सोने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो हमने अनएडजस्टेड कैरी डाउन क्रेडिट बैलेंस है ना 17,000 को इस तरफ रख देना। ठीक है जी,
अब आपकी रेक्टिफिकेशन जब भी होगी वो सस्पेंस का सर कलम कर देगी, सस्पेंस का वजूद खत्म हो जाएगा, गलती भी सही हो जाएगी और सस्पेंस का वजूद बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, चेक करते हैं जी। आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री में सस्पेंस अकाउंट 131,500 से क्या हो रहा है, डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट 131,500 से हो गया डेबिट और क्रेडिटर का अकाउंट 131,500 से हो गया क्रेडिट। यहां पे आपने लिखा सस्पेंस, यहां पे आपने लिखा क्रेडिटर, यानी जो चीज जहां की थी वहां पहुंच गई। इसका कितना बैलेंस रह गया, सस्पेंस का वजूद खत्म हो गया और क्रेडिटर जो है वो एडजस्ट होकर कितना बैलेंस शो करने लग गया, बैलेंसिंग फिगर 114,500। अब जो आपका ट्रायल आना है उसमें सस्पेंस का वजूद कोई नहीं रहना। ठीक है, नहीं है सही, 148,500। ठीक है जी, जो भी अब लिख भी लें आप सही, 148। अच्छा सुने, अब मैं याद कर रहा हूं, अब जो आपका ट्रायल आएगा उसमें सस्पेंस नहीं होगा। ये थोड़ी देर पहले जो अकाउंटेंट ने सस्पेंस बनाया था ये खत्म हो जाएगा और ये वाला 17,1,48,500 पे चला जाएगा। 131 का जो फर्क है यहां से निकलकर यहां चला जाएगा, डेबिट और क्रेडिट भी बराबर हो जाएंगे। यानी यहां पर ऐसा होगा, सस्पेंस नहीं आना और इसने सही हो जाना है। ये सही होकर जब 148,500 पे जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी 342,500 पे चला जाएगा। ये अब आपका सही ट्रायल है। ठीक है, अब इससे आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं, सस्पेंस का तो वजूद ही खत्म हो गया। ठीक है, तो सस्पेंस थोड़ी देर के लिए आया तो फिर गया। ठीक है, वैसे इसका सोल्यूशन जो है उसके अंदर इसका रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, जर्नल एंट्री कर दें, वो हमने कर दी, रेक्टिफाइंग एंट्री। फिर सस्पेंस का अकाउंट बना दें, वो भी हमने भी बना लिया था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है ट्रायल बना दो। अब ट्रायल में देखो तो ट्रायल के अंदर 148,500 पर क्रेडिटर पहुंच गए और ये दोनों साइड बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, सही है। तो ये है जी सस्पेंस का कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन ऐसे पता लगेगा, इधर देखो, इसको मैं क्वेश्चन को जैसे ही देखा आपने डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, आपने कहा लो भाई, जिस तरफ बैलेंस कम पड़ा है सस्पेंस का वो बैलेंस बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर आप रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ये सही। अच्छा, ये नहीं कि एक ही एंट्री होगी, मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, डेबिट क्रेडिट रल मिलके ये भी हो सकता है। तो दो सवाल जो होमवर्क में दे रहा हूं ना इधर वाले, वो लाजमी करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 4, 5, 6, 7, 8 तो आपने कर लिए थे ना, 2 और 3 रहते हैं। 1 मैंने करा दिया है, 2 और 3 देख लो। अगर आपकी तस्वीर कशी हो गई हो भाईजान तो मैं अब आगे चलूं। ट्रायल बैलेंस में भी सस्पेंस आ जाए तो नीचे वाली एंट्री पड़ी होगी वो करोगे तो ट्रायल बैलेंस में उसका सर कलम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। अगर पेपर में और आप सस्पेंस डाल के आओ तो मैं अगर हूं एग्जामिनर तो मैं फेल करूंगा आपको। वैसे नेगेटिव मार्किंग होती है पर मुझे इतना गुस्सा है, क्यों? क्योंकि सस्पेंस का नाम है, सस्पेंस का कोई तुक नहीं बनता भाई। आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, अच्छी बात है, उसको वैसे ही किया हो। आप तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको कि बैलेंस शीट अगर टोटल नहीं हो रही तो आप जानबूझ के टोटल बराबर लिख दो, वो कहेगा मैंने पागल समझे, गुस्सा आ जाता है एग्जामिनर को। ठीक है, आपने जो है जैसा है वैसा करके आना। ठीक है, सस्पेंस आपने नहीं बना के आ जाना, आप बैलेंस शीट में सस्पेंस कोई वजूद नहीं है इसका। ये देखें जी, डेबिट क्रेडिट बराबर ही नहीं है, हद हो गई। अब इसमें बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पर, और रीओपन करोगे तो ये देखो डिफरेंस इन ट्रायल डेबिट साइड पड़ा होगा। करेक्शन एंड एंट्रीज आएंगी बहुत सारी, सोल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, तीसरे में ट्रायल ही नहीं है, ये जबरदस्त सवाल है क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट दे दिया और उसके ऊपर इंपैक्ट मांग लिया। ये बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं दोनों, इनसे आपका पर्चा जो है ना वो हल हो जाना है सारा, ये बता रहा हूं। तो ये दोनों एग्जांपल्स करनी है। हाँ, जो मसला होगा जाहिर है डिस्कस करूंगा। ठीक है, आ जाएं जी अब अपने सवाल पे। क्या, अच्छा एसी को यार कुछ कर दो, कुछ भी कर दो। जी मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम ये सवाल करेंगे बस 13, प्लीज बस बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम सवाल करेंगे 13, 14, 15, 16 और 17। ये रीसेंट सवाल हैं और इनमें इतनी एडजस्टमेंट्स हैं तरह तरह की कि जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा तकरीबन सारे एरियाज को कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, इससे पहले वाले सवाल कोई अपनी मर्जी से करना चाहे तो करे, मुझसे सवाल ना पूछे, फिर मैंने नहीं करवाने। ठीक है, यही हो जाए तो बड़ी बात है। अब एक मैंने 17 होमवर्क में दे दिया है आज। ठीक है, जाहिर है मैंने करवाना भी है, लेकिन ये बड़े मजे का सवाल है। एडजस्टमेंट शायद 2 या 3 ही समझ आए, बाकी ना ही आए, कोई मसला नहीं, आना नहीं है मंडे को। शायद मैं मंडे को सबसे पहले यही सवाल करवा रहा हूं, शायद दूसरा करवा के इधर हूं। बहरहाल इसमें मसला क्या है, इसके अंदर बैलेंस शीट उन्होंने बनाई है जो गलत है, बैलेंस शीट ही गलत बना दिया उन्होंने। ठीक है, देखो डिस्काउंट आ रहा है, बैलेंस शीट में सस्पेंस आ रहा है, ये भाई की बैलेंस लगता है इसने बनाई है बैलेंस शीट में सस्पेंस आ गया।
ठीक है ना, हमने इसको नहीं छोड़ना। ये ड्राइंग्स आ रही हैं, फिर क्या यार अजीब, फिर कुछ गलतियां, ठीक है। अब होगा क्या पता है, आप गलतियों को सही करोगे तो एसेट्स लायबिलिटी तो सही होंगे ही होंगे, इनकम्स एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो इनकम्स एक्सपेंसेस का इंपैक्ट प्रॉफिट पे डालना है, ये सवाल मैंने खुद करवाना है, खुद इंशाल्लाह। लेकिन फायदा तो उन्हीं को होगा। मैं आज फिर वही कह रहा हूं कि समझेंगे हम कि बस आखिरी क्लास आज ही थी और उसके बाद पर्चे में ये सवाल आ गया था। अब मुझे गालियां देने की बजाय कोई एफर्ट ही करोगे ना पर्चे में बैठ गए, तो वो एफर्ट आपने आज घर जाके करनी है। जो समझ, आप कहते हो जी ये 17 नंबर है ना, मैं 5-6 भी ले गया तो मैंने पास हो जाना है इसमें से। टफ सवाल एक, देखो बैलेंस पेपर होता है, तो मुश्किल सवाल अगर आ जाता है पर्चे के अंदर तो आसान सवाल भी पड़े होते हैं। तो ये मुश्किल सवाल समझने पर्चे का है, जिसमें से आपने 5-6-7 नंबर भी ले लिए तो बहुत है, 5-6-7 नंबर भी ले लिए तो बहुत है इसमें। तो इस तरह से करके सवाल करना है। उसके बाद 16 आपको ऑलरेडी होमवर्क में दिया हुआ था, ये डिस्कस नहीं हो सका, ये भी होमवर्क ही है। जब तक डिस्कस नहीं हो जाएगा कुछ भी, वो होमवर्क से नहीं निकलने लगा, ठीक है। इसको मैंने पहले होमवर्क में देके फिर रोक दिया, मैंने कहा इस सिब्बी वाले को फिलहाल छोड़ दो, इसमें बीआरएस का कॉन्सेप्ट है और बीआरएस का कॉन्सेप्ट देने के लिए मुझे आधा पौना घंटा भी चाहिए। किसी दिन देख लेंगे, जब वो दे लूंगा फिर ये कर लेंगे। वैसे बाकी सवाल हो सकता है इसको छोड़ के, लेकिन मैंने कहा सवाल ही छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। और ये सवाल दे दिया टाइमथी होमवर्क के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें उसने एंट्रीज नहीं मांगी है, एंट्रीज आपने करनी है अपने समझने के लिए, उसने जीपी। और ये सवाल मैं बल्कि मंडे को मैं ये सवाल कराऊंगा, क्योंकि जब मैंने ये सवाल करा लेना है ना तो फिर आपका एक लेवल बन जाना है, लेवल। उस लेवल को यूज करना है आईएस 8। मैंने बातें करने का बोला यार आप लोगों को, उस लेवल को आईएस 8 में भी हमने यूज करना है, सिर्फ यहां पर नहीं यूज करना। वो लेवल आपका यूज आईएस 8 में भी होगा, नलतर में भी वही यूज हो जाएगा इंशाल्लाह लेवल, ठीक है ना। तो बहरहाल ट्राई तो करना है इसको भी, क्या हो सकता है, क्योंकि होमवर्क करके कुछ ना कुछ खप खुप के आएंगे तो मेरे साथ डिस्कशन करेंगे, मैं एडजस्टमेंट कराऊंगा। आप 2-3-4 एंगल से सोच रहे होंगे उसको, और अगर मैं सवाल शुरू करता हूं, आप साथ साथ करते हैं, तो जो मैं कहता जाऊंगा वो आप सुनते जाएंगे और उसी को लेते जाएंगे, तो फिर आप फायदा इतना नहीं होगा, ठीक है ना। तो खप के आना है, समझ तो इंशाल्लाह आधा भी नहीं आना है, ठीक है, लेकिन आधा भी आ जाए तो बहुत है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का 5 तब डिस्कस करूंगा जब क्वेश्चन 14 डिस्कस करूंगा। अच्छा ये अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसको मैंने तकरीबन डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आखिरी एडजस्टमेंट रह गई थी तो आपकी भी रह जाएगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट पर मैंने क्लास लाजमी खत्म करनी है, अगली क्लास फौरन शुरू करनी है और फिर उसको भी जल्दी खत्म करना है जी। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, बातें नहीं प्लीज। नहीं कर लें आपके लिए तो ये बात हो ही नहीं रही। While reviewing draft financial statements of Sky for the year 31 December 17, following errors have been identified. Computer costing 240 purchased on 1 September for office use were debited to purchases. ओ कंप्यूटर खरीदा था भाई, कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 240 से, पर गलती से वो डेबिट कर दिया परचेजेस को। तो ये तो बहुत आसान एडजस्टमेंट थी। सही करने के लिए क्या करेंगे जी कंप्यूटर डेबिट होना था, नहीं हुआ तो कर लें। परचेजेस कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। परचेजेस गलत डेबिट हो गई हैं, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें, ठीक हो गया जी। लेकिन चूंकि ये फिक्स एसेट है तो इसके साथ डेप्रिसिएशन भी लिंक्ड है, और अगर सवाल में रेट दे, अगर ना देता ये लाइन तो फिर हम डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट खुद से नहीं अज्यूम कर लेना, 10% होगा 20% होगा पर्चे में बैठ के जी स्ट्रेट लाइन, खुद से कैसे अज्यूम कर सकते हैं। अगर सवाल में गिवन है तो गिवन है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। सवाल में अगर रेट वगैरह गिवन है तो फिर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी निकाल देंगे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। एसेट बढ़ रहा है तो बोलो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा लेंगे। डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कैसे सिखाया था जी आपको, अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड है जो कि है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर कॉस्ट को ही पकड़ो, रेट लगाओ, डेट ऑफ एरर से ईयर। अच्छा वैसे बात सुनो, ये पहला साल था, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता तब भी इंपैक्ट यही होता, अनलेस कि रेजिडुअल वैल्यू आ जाए, वो फर्क डाल देती है डेप्रीसिएशन पे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस में, वरना पहले साल में और कोई फर्क नहीं। तो डेट ऑफ एरर से ईयर एंड तक कितने मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। और समझ आई है, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था सवाल घर पे, इन्हीं को ही समझ आ रही होनी है, क्योंकि आपको इतनी जल्दी सर ने बात कर ली, बात है ही कोई नहीं इसमें, जो बात करने वाली उस पर टाइम लगाएंगे जी। तो 240 का 20% और इंटू
4/12, ये डेप्शन इंपैक्ट आ गया कितना जी 16 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जी पहली एडजस्टमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, एडजस्टमेंट पढ़ लें। तो मुश्किल सवाल में भी आसान एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, ताकि ये कितने नंबर का सवाल है 11 का है, तो इसमें से भी 4-5 नंबर तो मेरे जैसे भी ले लेते। मैं भी तो यार स्टूडेंट जब होता था तो आप जैसे ही होता था, बल्कि आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ें जी। सेकंड एडजस्टमेंट थोड़ी सी टेक्निकल थी पर सिर्फ ओरिजिनल एंट्री पढ़ते हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग 1200 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 670 एज ऑन 31 दिसंबर 17। ये 670 है जी इसकी 31 दिसंबर 17 की बुक वैल्यू। हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन यकम नवंबर 17, वो बिक चुका है यकम नवंबर 17 को। अजीब बात है। अच्छा चलो आगे बाद में देखते हैं। बिक रहा है एसेट तो पहले एंट्री लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट, और एसेट का नाम क्या है फर्नीचर क्रेडिट। अब जो मिल जाए फिगर वो तो लिख लो। फर्नीचर कॉस्टिंग 1200, ठीक है, वॉज सोल्ड और सेल प्रोसीड्स ऑफ 700, तो कैश भी मिल गया यहां से, यानी जो नंबर मिलते हैं वो तो लेना, ठीक है जी। अब जनाबे वाला हमें मिल जाए कभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो कमाल हो जाए, कमाल, ठीक है, कमाल हो जाए। अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर उस सवाल में वो बुक वैल्यू तो दे रहा है ना और कॉस्ट भी दे रहा है, तो भाई अगर हम कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड कॉस्ट लेस बुक वैल्यू करें तो हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी जानी चाहिए, बिल्कुल आ जानी चाहिए। पर मसला ये है कि हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है डेट ऑफ डिस्पोजल तक की, यानी ये मुझे चाहिए टिल यकम नवंबर 17, तो फिर मुझे बुक वैल्यू भी माइनस करनी पड़ेगी टिल यकम नवंबर 17 तक की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तुम उठ के चले गए, ठीक है। ये बात समझ नहीं आनी तुम्हें, फिर तुमने नहीं कहना मुझे कि मुझे फिर समझा दें जी। कॉस्ट तो सारी जिंदगी कॉस्ट ही रहती है, ठीक है। तो कॉस्ट में से यकम नवंबर 17 तक की बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो यकम नवंबर 17 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है, सही है ना। और यही हमें चाहिए, लेकिन सवाल के अंदर उसने ये बुक वैल्यू दे दी है 31 दिसंबर 17 की, तो ये जो 670 है ये 31 दिसंबर 17 की बुक वैल्यू है। मसला ये है कि 31 दिसंबर 17 पर ये बुक वैल्यू पड़ी है। अच्छा अगर डेट ऑफ परचेज गिवन होती फिर भी इतनी टेंशन नहीं थी, हम 1200 पर रेट लगाते, डेट ऑफ परचेज से यकम नवंबर 17 तक लाइफ गिनते और अक्यूमुलेटेड निकाल लेते, पर डेट ऑफ परचेज भी मिसिंग थी, ठीक है। अब हमें चाहिए इस दिन की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, किस दिन की, यकम नवंबर 17 की, ऐसा ही है ना। और उसने हमें दी हुई है 31 दिसंबर 17 की बुक वैल्यू, इससे हमारा काम नहीं चलना। अब जाकर देखते हैं, अल्लाह करे स्ट्रेट लाइन हो फिर तो सुकून ही सुकून है। वो कह रहा है SE डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% यूजिंग स्ट्रेट, यानी कि सारी जिंदगी 1200 पर ही 10% लगते रहना है। बोलो तो इस साल भी 1200 पर 10% ही लगा होगा, ठीक है। तो 1200 पर 10% लगाएं तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती है। हमें सिर्फ इस वक्त चाहिए 2 महीने की डेप्रिसिएशन, नवंबर और दिसंबर की। स्ट्रेट लाइन हर साल हर महीना डेप्रिसिएशन बराबर है, ठीक है ना। हमें ये 2 महीने की डेप्रिसिएशन मिल जाए ना तो हम इस 670 में लेस कर देंगे, लेस करेंगे। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। 670 से वापस जाना है, 31 दिसंबर तक 2 महीने माइनस हो चुके हैं ये वाले, ये 2 महीने ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करेंगे तो 2 महीने की डेप्रिसिएशन मिल जाए। 670 में ऐड करेंगे तो 2 महीने पीछे आ जाएंगे। वो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू समझ आई है, नहीं आई तो अभी समझ आएगी 1 मिनट में। 2/12 आता है 20, ये 20 की डेप्रिसिएशन मेरे बच्चों 2 महीनों की निकल आई। कौन से 2 महीनों की, इन 2 महीनों की, ठीक है। तो ये 2 महीनों की डेप्रिसिएशन है कितनी जी, 20, ठीक है। ये 20 की डेप्रिसिएशन अगर मैं 670 में ऐड करता हूं तो मैं 2 महीने पीछे पहुंचा दूंगा बुक वैल्यू को। ये बात से इत्तेफाक करते हो कि माइनस करूं? नहीं, ये देखो, पहले ऐड करके मुझे फिगर बताओ ना, पहले ऐड करके मुझे फिगर बताओ। हम 670 में प्लस करेंगे 20 तो यहां पर आंसर आएगा 690। 690 में से 20 रुपए कम होकर 670 पे पहुंचा एसेट, ठीक है ना। इसी तरह से साल के शुरू में और ज्यादा होगी बुक वैल्यू, हर साल की डेप्रिसिएशन कम, हर महीने की डेप्रिसिएशन कम होते आ रही होती है ना, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू 670 की यहां पे पड़ी है। हमें इस दिन वाली नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी यकम नवंबर की। तो हमने 2 महीने की डेप्रिसिएशन निकाली, उसको 670 में ऐड किया तो हम 2 महीने पीछे पहुंच चुके हैं। सबको समझ आ गई इस बात की। अब ये 670 जो है
ये मैं यहां पर लिख सकता हूं पुरसुकून तरीके से, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी मुझे एक्यूमुलेट एडिशन जो मुझे मेरी एक्यूमुलेशन निकलेगी जी 1200 माइनस 690 से माइनस 600। अब एतराज करने वाले कहेंगे ये 690 कैसे निकला, सवाल में तो कोई गिवन नहीं है। तो उनको ये बताएंगे कि जी हमने यहां स्टार लगा के कि जी हमने 670 में 20 ऐड किया है। अब फिर एतराज और कहेंगे ये 20 कैसे आया, हम कहेंगे 1200 का 10% लेकर हमने उसको 2/12 कर दिया, तो इस तरह से ये 20 आया। 670 में 20 ऐड किया तो 690 आया, 1200 में से 690 को माइनस किया तो 510 आया, और यही हमें चाहिए था। और गेन आ गया 10 रुपए का। गेन ही आता है ना, मेरी गिनती गलत तो नहीं हो गई। लो भाई ये ओरिजिनल एंट्री है, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट भी ऊपर वाली आ गई, ये कहानी वो 670 से 690 पर गए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है। तो फनकारी छोटी मोटी लगा देता है सवाल में। अच्छा आप सुनो, जिसने 690 ही यूज कर लिया होगा तेजी में, उसको भी नंबर मिले होंगे, क्योंकि उसने कॉस्ट सही लिखी होगी, उसने कैश सही लिखा होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर कुछ ना कुछ चीजें सही आई होती हैं। तो ये नहीं होता कि बस एक फिगर गलत हुई तो आपका सिरे से सारा आंसर ही गलत होगा। तो अगर 3 नंबर की एडजस्टमेट है तो 1.5 उसको भी मिल गया होना बच्चे को, जिसने 690 भी ले लिया, क्योंकि उसने डिस्पोजल की एंट्री तो सही लिखी थी, ठीक है। उसने एकोमोडेशन अपने हिसाब से निकाली, उसने सही निकाली, कॉस्ट माइनस एकोमोडेशन बुक वैल्यू किया उसने, कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा अब उसने क्या किया, द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल्स। आगे तो आसान है, बस यही मसला था। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर गए हैं जी, कितने से, 700 से। अब करेक्टिंग एंट्री करनी है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होना था 510 से, नहीं हुआ तो कर लीजिए ना जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 510। नेक्स्ट कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस 10 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लीजिए 10। अच्छा सेल्स लिख दिया मैंने, सॉरी सर, नजर सेल पे चली गई नहीं है ना जी। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर क्रेडिट होना था 1200 से, बिल्कुल नहीं हुआ क्रेडिट तो कर लीजिए 1200 से क्रेडिट, तो फर्नीचर क्रेडिट 1200 से, ठीक है। और बच गया एक सेल, ये गलत क्रेडिट हुआ पड़ा है जी, सही करना है इसको तो डेबिट कर दें। आप ऊपर एक लाइन छोड़ लिया करें, कोई मसला नहीं, सेल्स ऊपर लिख लेते अगर ऊपर लाइन छोड़ी होती, ठीक है ना जी। कितने से, 700 से। अब एसेट है तो आपको पता है डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आता है, तो 1200 मैंने कहा था ये चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो ना, यहीं से देखकर इंपैक्ट जरूर निकाल लिया करो, एंट्री का एंट्री लिख लिया करो, उसके बाद फिर फिगर तो निकलती रहती है, वो जैसे मर्जी निकालें, ठीक है। तो एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो डेप्शन को भी कम, डेप्शन कम करने की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और ये ना हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या कर गए थे, 20 रुपए से डेप्शन ज्यादा चार्ज कर गए थे कि 670 पे पहुंच गया था, गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, ये 2 महीने की डेप्शन 20 रुपए रिवर्स करनी है, ठीक है। आप कहते हो नहीं जी हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो जैसे याद किया हुआ वैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं। देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो जिंदगी आसान है। 1200 को पकड़ो, 1200 को पकड़ो, पकड़ लिया, इसको रेट लगाओ 10%, और डेट ऑफ एरर से ईयर एंड, डेट ऑफ एरर से ईयर एंड 1 नवंबर से 31 दिसंबर, कितने महीने, ऐसे भी हो सकता है भाई इंपैक्ट, वैसे तो निकला हुआ था, आपने दोबारा ऐसे ही मुझसे ही काम करवाया, 2/12 जी, वही 20 है भाई, वही 20 है, वही 20 है, ठीक है, सही है। कंफर्टेबल हो जाओगे जब सवाल डिस्कस करूंगा। करने सारे हैं जो मैंने आपको निशान लगा दिए हैं ना, जो आपके कोर्ट में फेंक भी दिए हैं, ताकि आप कल का दिन लगा दो इन पे, चाहे 3 ना हो तो 2 हो जाएं, लेकिन हो जाएं टिका के, 1 घंटा लग रहा हो एक सवाल के ऊपर, कोई मसला नहीं है, संडे है तो 3 घंटे तो बनते हैं ना काउंटिंग के संडे वाले दिन। अब वो आप जब ट्राई करके आओगे इंशाल्लाह इसी तरह से हर एक ट्रांजेक्शन में डिस्कस करता चला जाऊंगा, ठीक है। 3rd ट्रांजेक्शन जी मैंने करवा दी थी जी, स्टूडेंट कर लो यार तुम, अच्छा जी तुम कर लो, नहीं कर लो, अच्छा जी यार WDV से करना है ना, तो बहरहाल फिर भी आपको बुक वैल्यू जो है वो 1200 माइनस 690 करके ही निकालिए, 510 करके ही 690 ही निकालनी पड़ेगी। 690 पे तो आना ही आना है आपने, यहां पे 690 का ऐड हो जाएगा, वहां कुछ नहीं आएगा, बस सवाल तो वही रहना है, ठीक है। खुद भी कुछ सोच लिया करो ना, जबानी बता दो जी। अच्छा नहीं समझ आई, तुम्हें समझ नहीं आई यार, एक्यूमुलेशन को उड़ा दो, इसने बुक वैल्यू पे आना है, डिस्पोजल के दिन की बुक वैल्यू पे आना है, यानी 690 पे आना है, तो 690 क्रेडिट करोगे, 700 डेबिट हो रहा है तो 10 का गेन, एक्यूमुलेशन तो है नहीं ना भाई। हाँ अच्छा अच्छा, देखो भाई ये डिस्कशन कल हो गई थी
ये डिस्कशन कल हो गई थी, देखें जी, ये डिस्कशन कल हो गई थी कि नहीं हुई थी? आजा यार, आजा यार, आजा यार। जी बच्चों, ये कल मैंने एंट्री करवा दी थी ना। थर्ड ऑन 1 अप्रैल 17, यकम अप्रैल 17 को SE रेंटेड आउट वन ऑफ इट्स प्रेमिसेस एट एन एनुअल रेंटल ऑफ 900। आगे बाद में पेबल इन एडवांस, आगे बाद में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया, मैंने तो आपको यह सिखाया था कि अगर ऐसा कुछ मामला है तो वो ये मामला है कि 900 का एडवांस रिसीव किया है, इसमें से 9 महीने इनकम बना सकते हो, 3 महीने लायबिलिटी बननी है, क्योंकि इसने यकम अप्रैल इस साल से 31 मार्च अगले साल तक के साल के पैसे ले लिए आज। तो ये रेंट तक 9 महीने इनकम में डाल दो, बाकी अब ये जाते जाते मैंने एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली थी कल, ठीक है। तो ये जैसे एडजस्टमेंट मैंने ऐसे बनाई थी जी कि कैश तो आ गया है 900 का, ठीक है। कैश कितना आ गया है? 900। इसमें से इनकम में फेंक सकते हो आप 9/12, तो ये 900 तो पूरे साल का है, इंटू 9, ये कर दो इनकम में 675। बाकी का आपके पास एडवांस रेंटल है, ये लायबिलिटी है, ठीक है। इसको 900/12 इंटू 3 कर दो या बैलेंसिंग निकाल लो, आपकी मर्जी है। ये किया था कल डिस्कस, एक रूल पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अगर एंट्री करें आप सही वाली एंट्री पहले ही दिन करें तो ये बनती है, करेक्शन नहीं कर रहे हम, सही एंट्री कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। लेकिन चौधरी साहब ने क्या कर दिया, रेंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू इनकम। भाईजन ने कहा ना आओ देखा ना ताओ, कैश डेबिट सारा ही रेंटल इनकम में क्रेडिट। पढ़ा लिखा अकाउंटेंट होता तो ये करता, एक्रूअल नहीं पढ़ा होगा इसने, कैश बेसिस पे काउंटिंग कर गया, ठीक है। कोरोना आ गया था तो कैश डेबिट होना था 900 से, हो गया, कुछ ना कीजिए। रेंटल इनकम 675 से क्रेडिट होना था, 900 से क्रेडिट हो गया, तो ज्यादा क्रेडिट कर गए हो तो डेबिट कर दो रेंटल इनकम को 225 से। और एक लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड करनी थी 225 से, उन्हें ही की तो कर लो, तो एडवांस रेंट 225। ये एडजस्टमेंट कल कर चुके थे हम, ये ऐसे ही बस आपने करवाई है मुझसे, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 180 विच इज इरिकवरेबल। वो हो गया इरिकवरेबल, ठीक है, बट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। भाई क्या हुआ है यार, सुन लेना यार, क्यों बातें कर रहे हैं यार, क्या थोड़ा मुश्किल था, क्लास के बाद करो ये काम यार, अपने कमेंट्स। अहम एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा तो अब शुरू हुई है, 5 मिनट करा के मैंने निकलना है अभी, तो तुम बातें कर लो जी। बैड डेट, रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी कितने से जी, 180 से, और ये एंट्री नहीं हुई, तो ये एंट्री कर लो। मसला क्या है, कर लो ये एंट्री। बैड डेट ये लिखा हुआ था ना, बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट, ठीक है, कितने से, 180 से, ठीक हो गया। किसी ने इसको लिख दिया प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, तब भी ठीक है। मकसद इस वक्त सिर्फ डेटर क्रेडिट को पकड़ना है, आगे जाके बैड डेट की एंट्री मैंने आपको ये भी सिखाई थी, अगर आपको कोई मसला नहीं है उस तरह से करने में तो आप कर सकते हैं। वो एंट्री कहां थी, वो ढूंढना पड़ेगा, ये तो वो है ना, रेक्टिफिकेशन का चैप्टर है। 1 मिनट बेटा, तो वही किया ना हमने। वो कह रहे रिटर्न ऑफ होने चाहिए थे, नहीं किए, तो वही कह रहा हूं कि होना चाहिए था, जो वो नहीं किया तो कर लो। ये मिल गया। ये मैंने आपको बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या सिखाई थी, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। तो किसी ने प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट लिख दिया रिटर्न ऑफ की एंट्री, वो भी बिल्कुल ठीक है। किसी ने बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट कर दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है, सेम है, कोई मसला नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री में दोनों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो लिख रहा है बेटा, क्या कह रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा है 180 जो कि इररिकवरेबल है, यानी बैड डेट क्या है, और वो क्या कह रहे हैं, इट हैज नॉट बीन रिटर्न ऑफ। तो क्या होना था, राइट ऑफ करना था, जो नहीं था तो कर रहे हैं। किसका सवाल था, लिखा हुआ है जी, नहीं किया तो करना चाहिए था ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने ये पढ़ा दिया था, ये देखो आपकी क्लास का ही ये बना हुआ है, आपकी क्लास का ही ये बना हुआ है। हमने एक डेट किसी पिछले साल में राइट ऑफ किया था, तो क्या एंट्री की थी, बैड रिटर्न ऑफ या प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। उसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो आ गया पैसे लेकर कैश डेबिट। अगर दोबारा डेटर क्रेडिट कर दिया तो डेटर डबल क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रिकवरी हो जाए किसी ऐसे डेट से जो प्रोविजन वाला नहीं था, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था,
अगर रिकवरी हो जाए किसी ऐसे डेट से जो प्रीवियसली रिटर्न ऑफ था एज बैड, अगर वो आ जाए तो उसकी एंट्री करनी है कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। तो बैड डेट राइट ऑफ किया हुआ अगर रिकवर हो जाएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम अदर इनकम में क्रेडिट। और ठीक है, अब ये तस्वीर कहीं लो जो रह गए थे कल वाली बात है वैसे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है जी आ रिकवरी फर्दर, वो उसी के बाद आगे, आ रिकवरी ऑफ 96 अगेंस्ट रिसीवेबल यानी डेटर रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर वाज क्रेडिटेड टू, अल्लाह के बंदे, एक रिटर्न ऑफ डेटर से, राइट ऑफ हुए हुए डेटर से आज पैसे रिसीव हुए हैं, तो उसकी एंट्री ओरिजिनल तो बनती थी कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ऐसे लिख दूं, ठीक है। कितने से? 96 से ये एंट्री बनती थी। अल्लाह के बंदे, इसने क्या एंट्री कर दी? कैश की एंट्री तो भूलना नहीं होता इसने, तो कैश डेबिट करके वही जो हमने लिख के काटा था नहीं करना, वो इसने कर दिया, ठीक है। बात समझ आई? होना चाहिए था कैश डेबिट बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट, हो गया कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो भाई सही कर लो ना, मसला क्या है, ठीक है। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लो 96 से। डेटर गलत क्रेडिट हो गया है, सही करने के लिए कर दो डेबिट, ठीक है। यहां तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर अगली लाइन ना होती ना, जाग जा, सबसे अहम एडजस्टमेंट समझ यही है आज की, सबसे अहम आज की क्या, रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। और ये सिर्फ 1.5 मिनट में समझानी है, नहीं समझ आएगी तो मंडे को आएंगे, मेरे पास अब टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। सुने, है बहुत आसान वैसे, पिछली क्लास को 1 मिनट में समझाई, आपके लिए 1.5 मिनट खुसूसी। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो एडजस्टमेंट ओवर होगी थी, पर मसला क्या हुआ, वो कह रहा है कि प्रोविजन हमने क्रिएट की हुई है ऑलरेडी 5% की। अब प्रोविजन जो होती है वो डेटर्स के क्लोजिंग, वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, provision for doubtful receivable has already been made at 5% of year end balance of what? Of debtors. यानी उन्होंने डेटर्स को 5% लगाकर उसको प्रोविजन का क्लोजिंग बनाकर सारी अकाउंटिंग की हुई है। अब हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बता रही है डेटर हो नहीं रहे, डेटर तो 180 से कम भी हुए और 96 से बढ़ भी गए, तो नेट में डेटर्स 84 से कम हो रहे हैं। देखो भाई, अब डेटर्स एटर्स तो है नहीं कि हम एडजस्टेड कह के उनको ये बैलेंस लिखकर एंट्रीज डाल के उन्हें एडजस्टेड बनाए। अगर गिवन होता तो कर लेते, फिर एडजस्टेड डेटर्स पे एडजस्टेड प्रोविजन निकालें, फिर उन्होंने को पुरानी प्रोविजन दी हुई है उसको, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बस यही पता लगा कि डेटर्स में गड़बड़ हो गई है और प्रोविजन का रेट भी गिवन है। अब डेटर्स क्या हो रहे हैं, ये क्या है, डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम। तो मुझे सोच के बताओ, बिल्कुल एसेट और डेप्शन की तरह से ही ये भी, डेटर्स के क्लोजिंग में प्रोविजन लग के प्रोविजन निकलती है। डेटर जितने ज्यादा प्रोविजन उतनी ज्यादा डेटर, जितने कम प्रोविजन उतनी कम। बात समझ रहे हो ना? डेटर जितने ज्यादा होंगे प्रोविजन उसी के ऊपर ही रेट लगता है ना। तो अगर डेटर्स हो रहे हैं कम तो प्रोविजन को भी क्या करना पड़ेगा, कम। अब प्रोविजन जो है वो फुल अमाउंट से नहीं होती, वो तो परसेंटेज से होती है। तो प्रोविजन की परसेंटेज है 5%, तो 84 का 5% लो, 4.2, ये प्रोविजन भी 4.2 से कम हो जाएगी। अब प्रोविजन कम करने की एंट्री मैंने आपको सिखाई हुई है? नहीं, प्रोविजन बढ़ाने की, तो एक्चुअली प्रोविजन रिकॉर्ड करने की एंट्री आपको सिखाई थी कल की क्लास को हल्का लेने वालों। प्रोविजन रिकॉर्ड करने की एंट्री देखो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये क्या है? बैड एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन, ये प्रोविजन रिकॉर्ड की थी हमने, प्रोविजन रिकॉर्ड की थी, ठीक है। पहले साल को देखो तो 0 से 700 पे जो आए थे इस सवाल में, 0 से 700 पे आए थे, तो ये 700 की प्रोविजन रिकॉर्ड की थी। क्या एंट्री बनी थी? क्या एंट्री? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो आपको सिखाया था यहां पे प्रोविजन की एंट्री क्या है, बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन। ये प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री है। क्यों? प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है ना, क्रेडिट नेचर की चीज बढ़े तो क्रेडिट होती है, ठीक है। लेकिन आज हमें क्या करना पड़ रहा है, आज हमें प्रोविजन कम करनी पड़ रही है। तो प्रोविजन, चल यार आजा, प्रोविजन कम करने की एंट्री उल्टा दो, बोलो। बढ़ाने की एंट्री थी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, कम करने की एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अब पर्चे में ये काम तो करने की जरूरत है नहीं, ये डायरेक्ट ही करोगे, तो यहां पे आप ऐसे लिख लिया करोगे, ठीक है। -84 यानी डेटर्स कम हुए तो 5%, ठीक है। उसको बाद में बताना कि तुम्हें समझ नहीं आई, 4.2 से ये एंट्री कर लो, ठीक है, ओके, सही है। तो बहरहाल ये दोबारा घर पे देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी। ये मजबूरी है भाई, सारे का नॉलेज एक साइड पे रह गए, मजबूरन सिर्फ डेटर्स के ऊपर इंपैक्ट लेकर हमें प्रोविजन निकालनी पड़ी। एक एडजस्टमेंट रह गई है नंबर 5।
इंशाल्लाह मंडे को करवाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हर एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, छोड़ना किसी को भी नहीं। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चंस बता चुका हूं। अल्लाह हाफिज।